Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me over. 1999 में मैंने भारतीय सेना छोड़ी, 1999, और 2016 जुलाई की बात है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और दिल्ली में ही, सिंगापुर बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी, और शाम को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे किसी को मीटिंग में मुझसे मिलने के लिए आना था। और वो इंसान जिसको मीटिंग में मुझसे मीटिंग के लिए आना था, ही वॉज डिलेड। वो कह रहा था साहब वो लाजपत नगर के बगल में जैम हो गया है, मुझे टाइम लगेगा। तब मैंने टीवी खोल के, मैं आई वॉज ट्राइंग टू स्पेंड टाइम, और कुछ था नहीं करने को। सो जब मैंने देखा टीवी में, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जुलाई का महीना, और क्यों याद है ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। टीवी खोली, वहां पे डिस्कशन चल रहा था, पैनल डिस्कशन, और एक पैनलिस्ट ने यह बोला कि बुरहान मुजफ्फर वनी इज लाइक शहीद भगत सिंह। अच्छा, मुझे 1999 से लेकर 2016 तक, और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसके बाद, लोगों ने बोला कि ये डिफेंस एनालिस्ट है, और ये, मैंने तो आज तक कोई डिफेंस का मामला एनालाइज नहीं करा, टू बी ऑनेस्ट। आई टेल यू स्टोरी क्या है इसकी। आई फेल्ट वेरी बैड। मुझे मेरी यूनिट, आई एम फ्रॉम 17 कुमाऊं रेजिमेंट, मेरी 17 कुमाऊं रेजिमेंट के अलावा मेरा भारतीय सेना से कोई लेना देना था नहीं। ना कभी किसी फंक्शन में किसी ने बुलाया, ना मैं गया, ना मेरा कोई ऐसा कोई लेन देन था उनके साथ। For some reason, I felt very humiliated as a soldier. I said, how can you say that? I respect freedom of expression, but कोई ऐसा कैसे कह सकता है? How can you say Burhan Wani is like शहीद भगत सिंह? I was very disturbed. वो कौन था शख्स मीटिंग के लिए आया, मुझे याद नहीं। मैं, मीटिंग खत्म हुई, मैं घर गया, बट एक बड़ी बेचैनी सी थी। मैंने लैपटॉप खोला, मैंने एक आर्टिकल लिखा, बिकॉज दैट वॉज द ओनली वे टू वेंट दैट आई कुड फिगर आउट एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो मैंने एक लेटर लिखा और मैंने फेसबुक पोस्ट करा। सवेरे जिम जाना था 5:30 बजे उठ के, फ़ोन साइलेंट पे करा, इंटरनेट ऑफ करा, और मैं सो गया। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, देयर वर अराउंड 15 मिस्ड कॉल्स। अच्छा, मुझे कभी किसी ने आज तक मिस्ड कॉल रात को नहीं मिला मुझे। 15 मिस्ड कॉल्स, एंड देयर वर 732 फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक। And then everything started growing crazy from next day as a pagalpan. That letter was called Open Letter to Burhan Wani. And it went viral, and somebody said that, you know, India has got a new defense analyst. And I wrote to him. I said, I'm not doing any defense analysis. ये आप लोगों की गलतफहमी है. That letter had nothing to do with defense or analysis. मैं, एक कोर कमांडर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, उनको टीवी चैनल इंटरव्यू करके मेरे घर में आया और फिर मुझसे बोला, साहब वो जो कोर कमांडर साहब थे वो इतनी मेच्योरली बात करते हैं ना, ही टॉक सो मेच्योरली, और आप कहते हैं मार दो काट दो, ये सब आपके ऐसे बयान होते हैं, इतना फर्क क्यों? आई सेड, ही वाज अ कोर कमांडर, आई वाज अ कंपनी कमांडर। यार, जमीन आसमान का फर्क है हम में। ही इज अ मेच्योर पर्सन, ही इज फार फार मेच्योर। मैंने क्या देखा? मैंने 125 बंदे देखे। एक कंपनी में, इन्फेंट्री बटालियन की कंपनी में कितने लोग होते हैं? और होते एक्चुअली 60-70 हैं। तो यू आर ट्राइंग टू कंपेयर मी टू अ जनरल, दिस इज योर फॉली, नॉट माई फॉली। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो नैरेटिव बना है, दिस फेक नैरेटिव स्टार्टेड फ्रॉम देयर, दैट बुरहान मुजफ्फर वनी इज लाइक शहीद भगत सिंह। और उस दिन मुझे लगा कि जैसे उस आदमी ने हर हिंदुस्तानी को गाली दी है, बिकॉज आई सेड यू कांट से दीज थिंग्स। अच्छा, क्या होता है ना, हम लोग, लेट मी मेक अ स्टेटमेंट बिफोर आई स्टार्ट माई टॉक, एंड आई विल ट्राई एंड फिनिश इट अप इन 12 to 15 minutes. हम लोग जो कहते हैं काउंटर नैरेटिव की बात, वी टॉक अबाउट नैरेटिव्स, वी से दैट, fake narratives
and its impact on the uniform. When you say fake narratives, it's not one guy with a smartphone or one guy with a laptop sitting in his bedroom and making up all these things. Trust me when I say this, we are at a state of war. हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है. We are in a state of war. This is just war by other means. You'll see a lot of generals talking about hybrid warfare. Please understand, because when generals talk, they talk with decades of experience. And they often talk about hybrid war. What is hybrid war? It's not a conventional war, you know, ये artillery है, infantry है, tanks हैं, fighter aircraft यहाँ से जाएंगे, special forces यहाँ से जाएंगी, navy यहाँ से. That is done and dusted. Today, one disgruntled Jawan telling a lie can bring a force, a professional, competent force like BSF, on its knees in 48 hours. I'm talking about Tej Bahadur Yadav. Punch mein posting, battalion, under command Indian Army, राशन आ रहा है इंडियन आर्मी से, वो कह रहा है कि बीएसएफ का अफसर पैसा खा रहा है. और जो उसने वीडियो बनाया, उसके बगल में नॉन वेजिटेरियन आइटम पड़ा था. ही डिड नॉट कवर दैट. और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तो क्या हुआ अगर रोटी जली थी? तो क्या हो गया? आई वॉज पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड पुंछ, शुगर सेक्टर, 36 सेक्टर बोलते हैं हम लोग. बर्फ गिरी, हमारे फ्रेश के सप्लाईज ब्लॉक हो गए. हमने 3 दिन लगातार नमक और चावल खाया था. मैं अल्फा कंपनी कमांडर था, मैं अल्फा कंपनी के कुक से पूछता था बुला के, वो हम दोनों में एक जोक बन गया. फिर लंच में क्या है और डिनर में क्या है? तो कह रहा साहब, लंच में नमक और चावल है और डिनर में चावल और नमक है. सो एंड इट्स परफेक्टली ऑल राइट. It's perfectly all right. How does it matter? तो क्या हुआ अगर खाना खराब हो गया तो? Officers look after the jawans. फौज में, I'm talking about the Indian Army. हम लोग एक चेटवुड कोड होता है हमारा. We say that the safety, honor and welfare of our country comes first, always and every time. The safety and welfare of the troops we command or the men we command comes next. And our own safety and welfare comes last, always and every time. It's followed in letter and spirit. And if there is a black sheep within the army, he's weeded out. For all its faults. और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है. For all its faults, it is the most fantastic organization this country has ever seen or will ever see. अब fake narrative and impact on uniform. बैंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज एक एप्पल का फोन जैसे ये है ऐसे पकड़ा है, एक ब्लूटूथ स्पीकर से उसको कनेक्ट करा है एप्पल के फोन को, राइट? और फेस टाइम चल रहा है. कश्मीर वैली, एक कश्मीरी लड़का पकड़ा हुआ है, वो फोन फेस टाइम कर रहा है. 20-25 इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ही हैं, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टाइप, वो वहां पे बैठे हुए हैं और सामने उसने फोन रख रखा है एंड एवरीबडी इज वॉचिंग. यहां पे बच्चे और उस तरफ एक लेडी 50-55 years of age. On cue, she starts shouting, screaming and crying in front of those 25 odd students who are watching. And she says, मेरा 12 साल का लड़का क्रिकेट खेलने गया था, इंडियन आर्मी ने उसको गोली मार दी. वो, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, वो जब इंजीनियरिंग के 25 लड़के वापस गए होंगे, वो क्या समझ कर गए होंगे वहां से कि हियर इज एन आर्मी दैट किल्स इनोसेंट kids who are playing cricket. This is happening in our colleges and universities. In Ashoka University, it happened where 40 odd professors and students went to the vice chancellor and said that we support plebiscite in Kashmir. And I got into an argument with one person who was part of that, and I said
that how can you say this? He says उनका हक है. मैंने बोला एक देश कितनी बार आजाद होता है? 47 में एक बार हो गया, फिर होगा 2018 में, फिर 2028 में कोई और आजाद होगा. I mean, is this a country or a circus? People keep on saying one thing after the other and they create these false narratives. और क्यों? ये false narratives का buy-in क्यों होता है? We'll talk about the impact on uniform. Why is it so easy for people to... I'll tell you what happens is, जो मेरा experience है, after I left the army, I worked for corporates, I got myself an MBA, I was the CEO of a company, I was the president of a company, और मैंने दो तीन चीज़ें समझ ली. जब हमारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई पे ना, जब वो इतना sacrifice करते हैं हमारी पढ़ाई के लिए, जब हम इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, we work very hard, then if somebody asks me, Gaurav, what is this? I can't say AK-47. क्योंकि माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करा है ना. I can't say this is an AK-47. I'll have to say 7.62 mm AK-47, range 300 meters, 230 feet per second velocity. फिर मैं उसको intellectualize करूंगा. उसको क्या पता range और velocity क्या है? अच्छा, जब आपने मुझे intellectually connect हो गए आप और मुझसे, तब मुझे आपको ज्ञान देना बड़ा आसान हो जाता है. अब मैं आपको एक और बात, आई डोंट वांट इट टू साउंड कॉन्ट्रोवर्शियल, वो जो हमारे सहाफ़ी दोस्त है जर्नलिस्ट, ही वाज सेइंग समथिंग दैट इन कॉलेज एवरीबडी इज अ रेबेल, यू नो, होता है ऐसे कॉलेज में. इन कॉलेज एवरीबडी इज अ रेबेल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी गेट ओवर इट. वी गेट ओवर इट. हमें ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हमारी अब यू नो अभी फिर शादी हो जाती है, लोग जॉब करते हैं, तो यू गेट ओवर इट. एवरीबडी इज अ रेबेल इन कॉलेज. इवन आई वॉज अ रेबेल इन कॉलेज. When I entered the academy for exactly 24 hours, I was a rebel. After that, OTS sorted me out nice and proper. मैं अपना नाम भूल गया एक हफ्ते के बाद, मुझे पता नहीं. But it taught me solid lessons. And the first lesson that the army told me is that we don't care where you're coming from. We only care where you're going. ये इंडियन आर्मी का फर्स्ट लेसन था जो मैंने समझा. ये किसी ने बोला नहीं मुझे वहाँ पे, किसी इंस्ट्रक्टर ने, किसी डीएस ने, डायरेक्टर स्टाफ ने मुझे ये नहीं बोला. ये मेरी समझ थी कि तुमने जो करा होगा ना, वो तुमने करा होगा. बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एवरीबडी इज अ रेबेल इन कॉलेज. 99% get over it because we realize the sheer silliness of this exercise. The world is more complex than college. Some people don't get over it. People don't seem to have grown out of, you know, वो bib लगा के shorts. You know, you have to grow out of these things. Now, very interestingly, in 1949, very quickly I'll go through my points. In 1949, Pakistan created an organization called ISPR, Inter-Services Public Relations. 1948-49, yeah. They created an organization called Inter-Services Public Relations. Inter-Services Public Relations was a tri-services media and propaganda wing. Fake narrative and its impact on uniform was understood by Pakistan in 1948-49. We don't have an organization like that today, in 2018, right? और पाकिस्तान का narrative क्या है? Very interesting. पाकिस्तान के बड़े ना कुछ खास narratives हैं. There are 700,000 Indian Army soldiers in Kashmir. I don't know who went to Kashmir, who counted these soldiers, मुझे नहीं पता. Pakistan says there are 700,000 Indian Army soldiers in Kashmir Valley. यहां पे कोई बैठा है बता सकता है कश्मीर वैली कितनी बड़ी है? Kashmir Valley is 135 kilometers long and it is around 35-40 kilometers wide. How can you put 7 lakh people there? And the Indian Army is 1.2 lakh. 1.2 million. 12 lakh की फौज है Indian Army. You mean that all the other border areas have been vacated for that 135-140 बटे 40-50 square kilometer का area? You have vacated everything and you have said कि सब फौज को इधर ही डाल दो. I went, I spoke at the British Parliament, I spoke at Oxford, I spoke at various places, I went to King's College London. And वहाँ पे
these kids in Oxford University, these Pakistani kids were there, and they asked me, they said कि मेजर साहब आपसे एक सवाल पूछना है। तो बोल के मुझे पता लग गया पाकिस्तानी है। फिर दूसरे से पता लग गया कि हाँ पाकिस्तानी जनरल्स के बच्चे हैं। So they said that we have heard that there are 700,000 Indian Army troops in Kashmir. I said, whom have you heard from? No, there are various studies. I said, you are carrying a smartphone, tell me. Unless you have invented those studies yourself. Tell me. And I said, I would like to tell you something, and sorry for making it personal, but Indian Army se jo bhi hoga, I also take it personally. Is it true that your father is a serving general in the Pakistan Army? This girl gets up very proudly and says, yes. I said, God bless you, beta, but I can tell you, an Indian Army general can never afford to send his son or daughter to Oxford. वो बेचारे इंडियन आर्मी के जनरल ने इतना पैसा ही नहीं देखा होगा जब तक कि बच्चा इतना ब्राइट ना हो जाए और 100% स्कॉलरशिप मिल जाए. He can never imagine sending his son or daughter there. He does not have that kind of money. So, एक और 1965 में इन्होंने बड़ी बात शुरू करी थी. 10 हिंदू सोल्जर्स, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है ना कि इंडिया में सब हिंदू हैं और तो कोई रहता ही नहीं यहां पे. दैट इज व्हाट दे फील. इंडिया में सिर्फ हिंदू रहते हैं, राइट? सो दैट इज पाकिस्तान दिस थिंग. 10 हिंदू सोल्जर्स आर इक्वल टू 1 मुस्लिम सोल्जर्स. यू प्लीज लुक इट अप ऑन द इंटरनेट. आप गूगल करिए, आपको पता लगेगा ये बात सच है. और उस जमाने में फेसबुक कुछ नहीं होता था. इन्होंने 1965 में बात करनी शुरू कर दी कि हमारे बंदे जाएंगे और इनको रगड़ देंगे. आप देखिएगा, ये चूहे की तरह छोटे छोटे काले काले हिंदू हैं और हम लोग इतने टॉल स्मार्ट एंड हैंडसम हैं. एवरीबडी इज लुकिंग लाइक फवाद खान. इनको तो 2 मिनट में निपटाएंगे हम लोग. दे एक्चुअली बिलीव दैट. एंड व्हेन दे केम इनसाइड इंडिया, फिर इनको मिल गए जाट वहां पे खड़े हुए. फिर उनको मिल गए सिख रेजिमेंट वाले. एंड दिस वॉज, दे हैव, इन्होंने क्या करा कि समटाइम्स अ फेक नैरेटिव बाइट्स यू. इन एवरी सिंगल मिलिट्री प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ, पाकिस्तान के साथ 1947 में जंग हुई, 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई. लेकिन वो 71 वाली जंग हम मानते नहीं क्योंकि वो कश्मीर में नहीं हुई थी. वो दैट इज मोस्टली ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. कश्मीर में थे असरात उसके, लेकिन ज्यादा नहीं थे. It was in a limited manner, it was there. And then 1999 Kargil. In these main 3 wars, पाकिस्तान का जो बैटल प्लान था, उसमें एक बात तय थी कि the time we attack, the entire Kashmiri population will get up and start supporting us, and there'll be a revolt in Kashmir. That is why I keep on telling the policy planners in Delhi, Kashmiris are far, far smarter than you think. उनको ना उन्होंने 47 में सपोर्ट करा. It is not that कि they do not support Pakistan. It is not that they don't support Pakistan or they support Pakistan. The thing about Kashmiris is that they realized that this was a losing proposition and they took a step back. वहां पे फेल हो गया. Then they will tell you that have you heard of this place called Kunan Poshpora? कुरान पोशपोरा. किसने सुना है कुरान पोशपोरा का नाम? हाँ. I hope you put this up on YouTube, and I want to tell you, they started this entire narrative that Rajputana Rifles की एक battalion गई, they went to Kunan Poshpora, and they raped an entire village. They repeated Kunan Poshpora so many times that people started believing कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है. वो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था ना, गोबल्स. ही यूज्ड टू से दैट अ लाई रिपीटेड मेनी टाइम्स बिकम्स द ट्रूथ. अभी आप किसी भी पूछना, कश्मीर वैली में किसी भी बच्चे को पूछना कुनान पोशपोरा, इसे हाँ मैंने सुना है, कहाँ है ये नहीं पता. मोस्ट पीपल विल नॉट नो व्हाट हैपेंड. दे हैव बीन फेड लाइज. नाउ देयर वाज अ वर्गीज कमीशन रिपोर्ट. मैं कह रहा हूं इंडियन आर्मी ने अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी. आप बोल सकते हैं कि ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड पार्टीज, ये झूठ बोल रहे हैं. 2 मिनट के लिए कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन, ये झूठ बोल रहे हैं. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस झूठ बोल रही है.
Varghese Saab was a well-known human rights activist. He was sent there and he found out that nothing happened. But this was orchestrated so beautifully that an entire generation of Kashmiris actually believe that Kunan Pushpura took place, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. This was a lie manufactured out of thin air. You know, now, जो विवेक अग्निहोत्री जी ने बताया था ना, ये नक्सल वगैरह ये सब, ये माओइस्ट थिंकिंग जो है या कम्युनिस्ट थिंकिंग, माओइस्ट थिंकिंग को छोड़ दीजिए, लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिस्ट थिंकिंग. Propaganda has a very sacred place. You know, in the Chinese army battalions, they have somebody called a political officer. And he's as powerful, if not more powerful, than the commanding officer of the unit. He's a parallel power center. And what is his job? His job is to ensure that the ideology of the Communist Party is not diluted. Because they are very, very sound on ideology. This political officer's job is to ensure, and he's a very powerful person. So, cut to India, Republic TV carries out a sting operation. Cut to India, Republic TV carries out a sting operation. Republic TV ने क्या कि ISIS का एक बंदा है हैदराबाद में. And Republic TV does the sting operation. And you know what this guy says on camera? Well-read, well-educated, responsible for indoctrination of impressionable Muslim youth in Hyderabad and Telangana area, complete area, south. He said, I traveled to Bangalore, I traveled to Kerala, I traveled to Tamil Nadu, etc. I use democracy to further my aim. I use democracy. कैसे? क्योंकि आपको हर चीज के लिए सबूत चाहिए. There will be 15 people standing with you. And he says, I use your democracy because democracy is a weakness. I use your democracy against you. That this war has started. And you know, the core concept, we are talking about Maoists and Vivek ji spoke about Maoists also. उनका जो मूल मंत्र है, that is revolution through armed struggle, आपने सुना ही होगा. Revolution through armed struggle. Now, just think about it. Forget about fake narratives and its impact on uniform. 2 मिनट के लिए भूल जाइए. सोचिए. I believe there is a chair और इलेक्शन होना है. ये 50 बंदे बैठे हैं, ये लोग वोट करेंगे और यहाँ पे सर बैठे हैं हमारे, यहाँ पे मैं हूँ. ही सेज कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, आप प्लीज़ मुझे वोट करिए. और ये मेरा एजेंडा है और आप प्लीज़ मुझे वोट करिए. और 50 लोग हैं, जिसको 26 वोट मिल गए वो कुर्सी पे बैठ जाएगा. ये आप कहेंगे सर. मैं क्या कहूँगा कि मुझे इस कुर्सी पे बैठना है, अगर 50 के 50 ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आपको गोली मार दूंगा. नो, आपके और मेरे बीच में क्या बहस हो सकती है? आई मीन, ये लैंग्वेज क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है? एंड जस्ट इमेजिन, मैं इतनी फालतू की बात कर रहा हूं, मैं इतनी बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे मौजू को सपोर्ट करने वाले 50 लोग हैं, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओज, सब लोग फुल टाइम सपोर्ट करते हैं. मैं गया हूं छत्तीसगढ़, मैंने देखी है ब्लड रोड्स. मैंने एक एपिसोड बनाया था, पेट्रियट इज वन टीवी सीरीज दैट आई डू. ब्लड रोड्स बनाया था सीआरपीएफ का, in which more than 155 CRPF jawans have been martyred trying to defend roads in छत्तीसगढ़. क्योंकि माओइस्ट उनको रोड नहीं बनाने देते, क्योंकि जहां पे रोड बनेगा वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जाएगी, वहां पे हेल्थ की स्कीम्स जाएंगी सरकार की, वहां पे बिजली जाएगी, वहां पे टेलीफोन कनेक्टिविटी जाएगी. और एक बार इंसान ने पढ़ाई शुरू कर दी, फिर सवाल पूछेगा. अच्छा, फिर आप माओइस्ट को सवाल नहीं पूछ सकते. दैट इज नॉट अलाउड. इफ यू आस्क अ क्वेश्चन, then you are asking to be shot or killed. And you know, मैं आपको last 3 points में बताना चाहता हूं. एक narrative आजकल बनाया जा रहा है to demoralize the forces. India is amongst the top, that is what the propaganda says, that India is among the top human rights violators in the world.
right? Can I tell you who are the top human rights violators in the world? The permanent members of the United Nations Security Council are the top human rights violators of the world. और ये सच है. अमेरिका लाखों स्लेव्स लेकर आया अफ्रीका से. हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब करा. इंग्लैंड इतना सा है, यूपी से छोटा है. इट रूल्ड ओवर द इंटायर वर्ल्ड. फ्रांस पूरा नॉर्थ अफ्रीका खा गया. चाइना, have you heard the story of the sparrows in China? So farmers went to Mao Zedong and they said कि boss, ये grains खा जाते हैं. He told the People's Liberation Army that kill all the sparrows. The Great Leap Forward, instant industrialization, 30 million Chinese dead. Joseph Stalin, Uncle Joe कहते थे उसको प्यार से. Uncle Joe actually made Adolf Hitler look like Santa Claus. He was such a dangerous man. He was a complete psychopath. And these are the people who say that, India is violating human rights. No? Indian Army ne maar di. Indian Army uses platoon level weapons in Kashmir. What weapons do we use? We use AK-47s. We use rocket launchers. We use light machine guns. Grenades use कर लिए. 40 mm UBGL use कर लिए. और क्या हमने कौन सा मिसाइल मार दी उसके अंदर है? क्या कर दिया वहां पे? We lose people every day because of our own morality. That is what the Indian Army is. देखिए, मैं कई बार कहता हूं, जहां पे भी मौका मिलता है मैं जरूर कहता हूं, the Indian Army is not just a powerful army, it's also a moral army. ठीक है? हमारी core philosophy morality की है. I was sitting in the army headquarters, right? And I happened to meet General Bipin Rawat, Chief of Army Staff, and there was this book, coffee table book of the Indian Army, और उसमें Shri Ram की photo थी. So I didn't ask him because you're sitting with the chief. So उस समय breath control is the most important factor. You don't chief के सामने कोई क्या बोलता. Then I came down and after meeting the chief, even if you meet a senior officer, you feel slightly more confident, यार अब the chief से मिला है मैं. So I asked him, Brigadier साहब थे, I said, sir, ये समझाइए क्या है ये? He says, Gaurav, why we worship Lord Ram? There have been more powerful kings in India than Lord Ram. There have been more powerful kings. I mean, Ashoka the Great, Chandragupta Maurya, these people ruled empires. आपने कभी सुना है कि श्री राम का एम्पायर कभी अयोध्या या आसपास से कभी बढ़ा गया हो? नहीं किया. And these are historical facts. But they say that we call him Maryada Purushottam. And that is why he is our moral compass. That is the messaging that goes out. It's got nothing to do with religion per se. It is more to do with the history and the philosophy of India. So, Pakistan ने कुछ बनाया. During the Doklam crisis, Global Times of China was spewing nonsense every day. This is not don't forget 1962. उन्होंने बोला don't forget 1962. तो एक साल के बाद J.B. Datta also made a film, Paltan, which is on 1967 or 60, whenever that skirmish happened. Right? So these are all things which, the morale of the Indian Army soldier cannot be destroyed by social media. If you think that किसी ने कोई खबर डाल दी है, उससे इंडियन आर्मी के सोल्जर का मोरल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आई थिंक द पर्सन इज बीइंग वेरी 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 ऑप्टिमिस्टिक. द इंडियन आर्मी सोल्जर इज मेड ऑफ स्टील. ठीक है, ही इज मेड ऑफ स्टील, इट डज नॉट मैटर. बट होता क्या है, दे हैव ट्राइड टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द ऑफिसर्स एंड द मेन थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स. दे हैव ट्राइड टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन अस. मैंने आपको चैटवुड कोड बताया था ना. And army officers live and die by that code. Army officers form less than 4% of this army. Less than 4% of the Indian Army are comprised of commissioned officers. But casualty rates of army officers are 11.8. It is almost 3 times. कभी भी आप देखिएगा कारगिल के कितने शहीद हैं.
any operation. We talked about a moral army. Have you heard of Captain Tushar Mahajan? Captain Pawan Kumar, 9 para SF, 10 para SF? सब लोगों ने बोल दिया कि आर्मी अनआर्म्ड लोगों पे अटैक कर रही है. सच्ची बात क्या थी? ईडीआई पांपोर के अंदर थे वो लोग. वहां पे 150 लोगों को हॉस्टेज बना के रखा था. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने नेगोशिएट करके हॉस्टेजेस को अलग करा. तुषार एंड पवन वेंट इनसाइड. आफ्टर 3 hours their dead bodies came out. तुषार की क्या उम्र थी? 26 साल का था तुषार, और ये 27-28 साल का होगा पवन. पवन was from 10 and Tushar was from 9 para SF. They talk about morality. I will tell you, one of the hostages saved by the Indian Army, and the Indian Army knew what they were doing. One of the hostages saved by the Indian Army was the son of Sayyid Salahuddin, the head of the United Jihad Council and the head of the Hizbul Mujahideen. And these two young officers gave up their lives. And then they say, सीरिया की एक मास ग्रेव ले ली, उसकी फोटो ले ली, वो सीरियन बंदे हटाए, यहाँ पे फिरन पहन के बंदे आपने खड़े कर दिए, पीछे माउंटेन्स आपने लगाए. मास ग्रेव फाउंड इन कुपवाड़ा, लोलाब वैली. And you keep on churning these narratives day in and day out, trying to defame an army. I am not saying the Indian army is perfect, but I'm telling you it has a huge ability for self-correction. This is the impact, because, when you try to demotivate the army, and I will end my concluding comments, क्या होता है कि बच्चा बोरवेल पे गिरता है ना, उसका नाम प्रिंस है, मुझे अभी तक याद है, प्रिंस. So you call the फौज ना कि प्रिंस को निकाल लो, तो फौज जाके फिर प्रिंस को निकाल लेती है. तो एल्फिंस्टन में ब्रिज गिर जाता है बॉम्बे में, तो आपने इंजीनियर्स को भेजा, इंजीनियर्स ने बना दिया ब्रिज. टाइम से पहले बजट के अंदर बना के दे दिया, अभी भी लोग चल रहे हैं, फिट है ब्रिज, और अगले 100 साल तक फिट रहेगा वो. Anything happens, you call the army. What does that mean? That means that beyond the Indian army there is nothing. That is the Indian army is the last argument of this nation. हम लोग ताश खेलते हैं ना, जब सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं ना, एंड में आप कहते हैं लो हुक्म का इक्का. That is the Indian army, because Indian army never fails. Now what happens when you create a narrative to damage that institution? You're not hitting at the army, you're hitting at the core of India, and that is the entire idea of this disinformation campaign. Jai Hind. Thank you.